बागवान होता ना बागवान, उसका अधिकार फूलों पर है। मैं फिर से कहता हूँ, खुशबू उसकी पाबंदियों से बाहर है जी। ठीक है ना। सितंबर 1730 की घटना आपको, वही मारवाड़, वही जोधपुर, वही खेजड़ली का क्षेत्र, महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता थी, हुक्म फरमाया उन्होंने और आगे लोग आए, नहीं माने, क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ी घटना और शाखा हुई, 363 लोगों ने कुर्बानियां दी। हम वही लोग हैं, उनके ही हम लोग अनुज हैं। अगर सरकार आदेश का विड्रॉल नहीं करती है, हमारी महापंचायत, हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता लोग, हमारे समाज के साधु संत, नर और नारी, बच्चे, क्या आपको बताएं उस दौरान क्या हुआ? कोई पीछे रहा क्या? मां अमृता देवी के नेतृत्व में जो घटना हुई है, विश्व को झकझोर करने वाली। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि उस दौरान उन्होंने जो आदेश को नहीं रोका, एक के बाद एक लोग वृक्ष से चिपके खेजड़ी से, ठीक है ना, और 363 लोगों ने कुर्बानी दी। कतारबद्ध लोग हो गए थे, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या पुरुष, क्या महिला। वो घटनाएं पुनरावृत्ति हो सकती है वापस यहाँ पर? 1,000 रुपए में खेजड़ी, क्या अमरता देवी की शहादत 1,000 रुपए में सरकार नीलाम करना चाहती? 363 लोग, वीरांगना और वीरों की ये भूमि 1,000 में बिक जाएगी क्या? फिर हम लोगों का खून नहीं खोलता क्या? हम उन्हीं के तो वंशज है भाई। रेगिस्तान के अंदर सबसे अधिक जो अगर कोई वृक्ष है तो उसमें ये खेजड़ी है। नंबर 2, केवल ऑक्सीजन नहीं देता, जब काल अकाल सूखा पड़ता ना, तो उस समय इसकी जो पत्तियां वो चारे के रूप में मवेशियों की, चाहे गाय भेड़ बकरियों के लिए वो काम आती है। केवल उनके लिए भी नहीं है, आप उसकी जो सांगरी है, एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, आप बहुत अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करिए, विज्ञान के लोगों से जुड़िए, खेजड़ी को जानने वाले जो लोग वो बताएंगे, इसकी जो सांगरी, खोखा, जिनकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी है कि आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती, सेहत को इतना मजबूत करती है। सोलर प्लांट को लेकर के हजारों एकड़ जमीनें हैं, वो एक्वायर की जा रही है, लीज पे ली जा रही है। विकास होना चाहिए, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन प्लांट लगाने के दौरान आप हरे वृक्षों को आप काट रहे हैं। खेजड़ी जिसके लिए लोग हंसते हंसते बलिदान दे गए थे, बिश्नोई समाज की आस्था, राजस्थान की पहचान और पर्यावरण की रीढ़ कही जाने वाली खेजड़ी, जिसके बारे में आज हमारे साथ जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता बिरबल बिश्नोई, पार्षद, निदेशक, विवेक विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर। आज हम बात करेंगे खेजड़ी, अरावली और सामाजिक चेतना के बारे में। सबसे पहले सर आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद सर, एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है, खेजड़ी बचाओ, वो आखिर क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसका राजस्थान से क्या जुड़ाव? देखिए, राजस्थान और खास तौर से राजस्थान पश्चिम का जो क्षेत्र है, पहले से ही वन का पूरा संकट है, पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ये सूखा, अकाल बरसों से रहा, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी रही है शुरू से, जब से ही सृष्टि बनी हो। और जनजीवन यहाँ पर, यहाँ खेजड़ी के अलावा छोटे बड़े और भी वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, महत्वपूर्ण वृक्ष है वो खेजड़ी है। अगर खेजड़ी को यहाँ से हम हटा दें तो दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अब राजस्थान की हम बात करें, शुरू से ही पहले चारा के रूप में अकाल सुकाल रहा, तो खेजड़ी हमारी मानव समाज की, जब से हम लोग यहाँ से बसे तब से हमारी पीढ़ियों की गवा रही है। बहुत सारी पीढ़ियाँ चौखट से ढली है और खेजड़ी ने उसके लिए छाया दी है, चारा दिया है, उसके सांगरियाँ वगैरह दी है। अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर विकास को लेकर सरकार जो स्कीमें निकाल रही है, सोलर प्लांट को लेकर के, सोलर प्लांट को लेकर के हजारों एकड़ जमीनें हैं, वो एक्वायर की जा रही है, लीज पे ली जा रही है। विकास होना चाहिए, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन प्लांट लगाने के दौरान आप हरे वृक्षों को आप काट रहे हैं। बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमी समाज रहा, मुकाम हमारे अध्यात्म का बड़ा केंद्र है जी। साल भर में मेले लगते रहते हैं, वहाँ पर पर्यावरण प्रेमियों की सभा में तय किया गया, बरसों से ही हम लोग पर्यावरण के सपोर्टेड रहे।
हमने ये माना है कि विकास भले हो, लेकिन विकास अगर विनाश में तब्दील होता है तो बिश्नोई समाज शुरू से ही जब से स्थापित है और पर्यावरण प्रेमी लोग हमेशा विकास के तो साथ रहेंगे लेकिन विनाश के खिलाफ रहेंगे। जी यहाँ खेजड़ी की कटाई सोलर प्लांट को लेकर हो रही है। अब आप लोगों ने हजारों एकड़ जमीन तय कर ली, प्लांट लगा रहे हैं और खेजड़ी का वृक्ष काट रहे हैं, तो एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय जब आपको एनर्जी खर्च करनी है, लेकिन खेजड़ी का जो रिजल्ट है पर्यावरण में, उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसको काट लेंगे तो एनर्जी उसकी भरपाई कैसे करेगी। जी अब सरकार ने एक आदेश जारी किया, हद जब हो गई कि आप 3 दिसंबर को आदेश जारी करते हैं कि खेजड़ी काटने पर उसका जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपये होगा। इसको लेकर हमें बड़ा आक्रोश है कि हजारों बीघे जमीन में आप प्लेटें लगा देंगे सोलर की, वृक्ष आप काट लेंगे, तापमान बढ़ेगा, ऑक्सीजन घट जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इधर आप ग्रीन ग्रोथ की बात करें, ग्रीन इंडिया की बात करें, ग्रीन स्टेट की बात करें, इधर हरे वृक्ष आप काट रहे हैं। तो फिर ये विकास विनाश में तब्दील करना ऐसी क्या मजबूरी होगी सरकार की। इसको लेकर हमारा गहरा आक्रोश है। खेजड़ी के बारे में आपको बता दूं कि केवल खेजड़ी ही नहीं है, खेजड़ी इसलिए कि हम लोग पश्चिमी राजस्थान के लोग, और यहाँ खेजड़ी ही हमारी जो ऑक्सीजन को ले लो, तापमान में गिरावट को ले लो, वृक्ष की संख्या में ले लो, और अकाल में बारिश ना हो उसका अगर कोई मुकाबला करे तो खेजड़ी वृक्ष ही करता है। हमारे समाज ने इसके वैज्ञानिक कारणों को लेकर के, भगवान जाम्बू जी ने इस पर गहरी आस्था के जो अपने नियमों में बात कही है, उसके बाद हम लोग अनुयायी ने इसकी पालना करी है। तो इसके पीछे सीधा सा साइंटिफिक रीजन है कि ऑक्सीजन की रेगिस्तान में तुलसी का दर्जा प्राप्त है ये खेजड़ी। ऑक्सीजन जितना देती है दूसरा वृक्ष कोई दे नहीं पाता। दूसरे वृक्ष देते हैं तो वो बारिश पर निर्भर करते हैं। अब सूखे के लिए तो एकमात्र वृक्ष खेजड़ी है, और पश्चिमी राजस्थान सूखे इलाकों में आप प्लेट लगाकर इसको काट रहे हैं। ये जो वनों का हास हो रहा है, 1,000 रुपये में आप खेजड़ी के लिए आपने जुर्माना तय कर दिया है, इसका मतलब क्या है, वृक्ष नहीं बचेंगे। तो हमारी कड़ी नाराजगी है और इस आदेश को लेकर के जगह जगह मीटिंग हो रही है। और हम लोग जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कानून पर्यावरण के पक्ष में नहीं बनाती, या पर्यावरण प्रेमियों को संतुष्ट नहीं करती, अथवा इस आदेश को प्रत्यारित नहीं करती, विड्रॉल नहीं करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। सर, पर्यावरण प्रेमी ये भी चाहते हैं कि विकास होना चाहिए लेकिन विनाश नहीं। तो विकास, अगर सौर ऊर्जा लग रही है तो विकास हो रहा है, लेकिन उनमें खेजड़ी कट रही है और कटेगी भी। पेड़ पौधे कटेंगे तभी सौर ऊर्जा लगे। तो इनका एक उपाय, यहाँ पे समाधान क्या हो सकता है कि विकास भी हो और विनाश भी ना हो। देखिए, पहले जब पवन चक्कियों से उत्पादन किया गया तो पवन चक्की हाइट पे लगाई जाए, या हवा सीधी जहाँ आए और वहां से वो चक्की चलती रहे, तो इसको समुद्र तट पे लगाते, डेजर्ट में लगाते, और पवन चक्की चलती, विद्युत का उत्पादन होता। तो क्या वो जंगल में तो नहीं लगाई है? क्यों नहीं लगाई है? कि पवन चक्की वहां लगाई, उसकी पंखुड़ियों को चलने के लिए वृक्ष को काटना पड़ेगा। तो सरकार ने पहले मानक तय किया कि भाई इसको समुद्र तट पर जहाँ हवा सीधी है बिना किसी अवरोध के, और वो पंखुड़ियां उनकी चले और उत्पादन होता है, या फिर डेजर्ट में वो लगा दें। सोलर प्लेट इन्होंने क्या किया है कि भाई आप मरुस्थल में लगाओ, आप रण खार में लगाओ, मैदानी ऐसे इलाकों में लगाओ, ड्राई एकदम उस जगह लगाओ। आज आपको इतनी एनर्जी क्या आवश्यकता है? आप ये विकास क्यों करते हो? एक सभ्य समाज, एक व्यवस्थित सभ्यता के जीने के लिए विकास की जरूरत होती है। जिंदगी को आप हाशिए पे रख लो और ऐसा विकास करो, फिर क्या मतलब है, जहाँ सेफ्टी नहीं हो। अब पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी है तो इसके लिए आपको हजारों एकड़ जमीन लेने की क्या जरूरत है? आप इसकी प्लान पहले तैयार करते कि भाई जहाँ मेड़ बंदी हो, चारों तरफ खेजड़ी के वृक्ष हो, बीच में छोटी छोटी हम प्लेटें लगाएंगे, या धोरे हो जहाँ हम प्लेटें लगाएंगे। यहाँ जैसे ये जो हमारे यहाँ का ऐसे क्षेत्र है जहाँ दलदल हो गया हो, या फिर भूमि एकदम बंजर अनुपजाऊ हो, या वीरान सा क्षेत्र हो, वहां पर आप लगा सकते हैं। तो ऐसे इस देश के अंदर केवल राजस्थान का ये रेगिस्तान भी उपयुक्त नहीं है, पहाड़ी इलाके भी हैं जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हो और सोलर सिस्टम काम करता हो, ऐसे इलाके में आप लगा दें। यहाँ पर तो पहले से वृक्ष कम है। अब यहाँ हम हमारे इलाके की बात करें, सांचौर की, या नेरी क्षेत्र की बात करें, जैसलमेर मोहनगढ़ का क्षेत्र, खेजड़ी अकाल का और कम पानी का हमेशा साक्षी रहा है, ठीक है ना। इसकी भौगोलिक परिस्थितियां, अब नहर आने से पानी उसकी जड़ों में ज्यादा, खेजड़ी जा रही है उधर, चाहे ये सांचौर का क्षेत्र हो चाहे जैसलमेर का क्षेत्र हो। अब बाड़मेर और ये जो बीच का सूखा जो भाग है, या फलोदी जोधपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है, हमारे बीकानेर का जो क्षेत्र है जहाँ नहर नहीं हो, वो उस भाग की मैं बात करता हूँ, वहां प्लेट लगा करके खेजड़ी को आप काट दोगे तो फिर कौन सा वृक्ष बचेगा?
बारिश से पहले से हो नहीं हो रही नहीं है रही है। और बिना बारिश के फिर दूसरे वृक्ष नहीं लग रहे। मैं आपको बताऊं कि खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है, तुलसी का दर्जा मैंने आपसे कहा। ये ऑक्सीजन की आप करो ना, विज्ञान क्या कहता है, सबसे अधिक ये जो जो पौधे आपने को ऑक्सीजन देते हैं, राजस्थान रेगिस्तान के अंदर सबसे अधिक जो अगर कोई वृक्ष है तो उसमें ये खेजड़ी जी। है। नंबर 2, केवल ऑक्सीजन नहीं देता, जब काल अकाल सूखा पड़ता है ना तो उस समय इसकी जो पत्तियां वो चारे के रूप में मवेशियों की, चाहे गाय भेड़ बकरियों के लिए वो काम आती है। केवल उनके लिए भी नहीं है, आप उसकी जो सांगरी है, एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, आप बहुत अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से बात करिए, विज्ञान के लोगों से जुड़िए, खेजड़ी को जानने वाले जो लोग वो बताएंगे इसकी जो सांगरी खोखा जिनकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी है कि आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती, सेहत को इतना मजबूत करती है। पश्चिमी राजस्थान के लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं, तो उस तापमान में भी अगर ये खेजड़ी की जो हम लोग खोखे वगैरह सांगरी खाते हैं ना, ये भी शरीर को बहुत बैलेंस प्रदान करने वाली है। अगर आप काटेंगे तो सब सारा उसके साथ चला जाएगा, तो कितना नुकसान होगा। जी। तो सरकार को इंटीरियर ऐसे जो भूभाग क्षेत्र है वो चिन्हित करने चाहिए, और उसके बाद आपको ये लगता है कि हम हजारों मेगावाट उत्पन्न, इतनी कोई जरूरत नहीं है कि एक जिंदगी को आप हाशिए पे रखें, वृक्षों को आप लोग काट लें और उसके बाद बिजली का उत्पादन करें और एक ही जगह से करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं। सरकार इस मुद्दों पर काम करेगी भी, क्योंकि इतना आक्रोश बढ़ा है तो हर बार देखा जाता है कि अगर सरकार ने कोई गलत कदम उठाया तो वो पीछे भी हटती है। लेकिन एक मुद्दा ये देखने को मिला, चाहे अपन इस क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, सोलर ऊर्जा जो कंपनियां यहाँ अपना सोलर स्थापित कर रही है, लेकिन उनको जमीन तो उन्हीं किसानों से मिल रही है जो खेजड़ी का विरोध कर रहे हैं। तो किसानों की तो मिल, देखो लालच में तो 2-4 किसान आ रहे हैं, सबकी तो नहीं आ रही, विरोध तो सबका ही हो रहा है ना। जी। ठीक है ना। कुछ लोग तो अब देख रहे हैं उनके आर्थिक स्थिति का कोई और सोर्सेज नहीं है तो वो लोग किराए पे दे रहे हैं। पॉलिसी आप जो मेकर है, पॉलिसी मेकर, वो लोग, आप किसानों की बात करें, पॉलिसी बनाने वाला सरकार कौन है? कोई निर्जीव नहीं है, कोई एआई नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मशीनरी काम नहीं है। उस कुर्सी पर बैठे भी तो लोग है ना, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको भी खाने पीने रहने की आवश्यकता होती है। तो वो जहां मनुष्य का जीवन संकट में जाए ऐसी नीतियां क्यों बनाती है? मैं आपको उदाहरण बताऊं, हम राजस्थान स्टेट की बात करें, हमारी नीतियां जयपुर से होती है। जी। देश की हम बात करें, हमारी पॉलिसी देश की राजधानी हृदय स्थली दिल्ली से होती है। दिल्ली। AQI, हवा की शुद्धता का जो मानक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैंने परसों देखा 500 के इर्द गिर्द, उससे ज्यादा माप भी नहीं सकते। माप ही नहीं सकते। अब 500 के इर्द गिर्द अगर AQI, मतलब धुआं ही धुआं, वो भी जहरीला, जबका मानक क्या कह रहा है, 150-200 तक AQI में आपकी रीडिंग मिलती हो तो हवा है वो शुद्ध है। उसके बाद आप जहर की घोंट ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर पॉलिसी बनाने वाले लोग, जहां पर्यावरण मंत्रालय हो, जहां ग्रीन वाला बोर्ड वहां पर हो, ठीक है ना, आप देखिए, एक वन विभाग से आपको काम लेना होता है, एक NOC के लिए बहुत फाइलें आप चलाओ, हैरान हो जाओ, आपको परमिशन नहीं मिलती कि ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर 1 इंच जमीन भी आपको निजी जीवन के लिए काम नहीं ले सकते, या सरकार के किसी कार्यालय के लिए आप काम नहीं ले सकते। मतलब क्या, वन को आप छेड़ नहीं सकते। जी। वन को छेड़ेंगे पेड़ पौधे वगैरह लुप्त हो गए, वहां के जीव जंतु प्रभावित हो गए, यही बात हो रही है। तो वो दिल्ली में बैठे लोग, इतने मंत्रालय चलाने वाले लोग, खेजड़ी पौधों पर खर्चा करने वाले लोग, वृक्षों की कटाई के लिए उसका मूल्य अगर 1000 रुपए रखते हैं, ये बड़ा दर्द का विषय है। फिर AQI का उधर सामना कर रहे हैं और इधर हम लोग शुद्ध हवा ले रहे हैं, हमें भी उस जहरीली हवा में शामिल करना चाह रहे हैं क्या? ये फिर प्रोजेक्ट बनाने वाले लोगों को चाहिए कि आप लोग केवल यहाँ नहीं है, दिल्ली में भी AQI के मान को कम करना चाहते हो तो राजस्थान से ऐसे प्रोजेक्ट हटाओ। ये नहीं हटाओगे तो फिर आप तय करो, हर एक का समाधान प्रकृति ने दिया है। जी। सब जगह, कहीं समुद्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी इलाके, ये आपने और हमने नहीं बनाए, ये सरकार पे बैठे नुमाइंदे नहीं बनाए, ये प्रकृति ने, जो अनसीन पावर, अदृश्य शक्तियां, चाहे उन्हें आप भगवान कह दें, उन लोगों ने यहाँ जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थितियां है, वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति जो चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। भगवान जाम्बो जी ने क्या बात की, भगवान जाम्बो जी ने कहा कि प्रकृति जो जहां जैसा तय किया ना, वहां आसपास का जो परिवेश उस मानव जीवन के लिए वो अनुकूल है, और उसके साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो आप भुगतोगे। अपनी जीवन संहिता में उन्होंने यही बात तो कही है। इसलिए तो हम लोग पर्यावरण प्रेमी कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान के लोग हैं और हमारे यहाँ हिस्से में खेजड़ी ही आई है, और ये आस्था का विषय इसलिए है कि इस खेजड़ी के सारे हमारी पीढ़ियां ढल रही है, हमारे
हमारा जीवन बीत रहा है, आप लोग ये काट दोगे, हमें एसी मुनासिब नहीं, क्योंकि एसी का तापमान 25 डिग्री, बाहर जाओगे आप तापमान मिलता 50 डिग्री, हम लोग असंतुलित हो जाएंगे। अनबैलेंस का मतलब है मौत को आमंत्रण देना। तो मनुष्य जब फिर इतना प्रोजेक्ट बना रहा है और वो जिएगा भी नहीं, तो इस प्रोजेक्ट की क्या आवश्यकता है? जी, सरकार इस विषय पर काम करेगी, हमें उम्मीद भी है। हाल ही में एक महापंचायत का भी आयोजन हुआ था खेजड़ी बचाओ के। अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं करती है और जो कानून 3 दिसंबर को लागू हुए थे उसे इस तरीके से ही रखती है, तो पर्यावरण प्रेमी बिजनेस समाज आगे किस स्तर पर सरकार का विरोध करेगा? मैं एक बात बताऊं, बागवान होता ना बागवान, उसका अधिकार फूलों पर है। मैं फिर से कहता हूँ, खुशबू उसकी पाबंदियों से बाहर है। जी, ठीक है ना। सितंबर 1730 की घटना आपको, वही मारवाड़, वही जोधपुर, वही खेजड़ली का क्षेत्र, महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता थी, हुक्म फरमाया उन्होंने और आगे लोग आए, नहीं माने, क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ी घटना और शाखा हुई, 363 लोगों ने कुर्बानियां दी। हम वही लोग हैं, उनके ही हम लोग अनुज हैं। अगर सरकार आदेश का विड्रॉल नहीं करती है, हमारी महापंचायत, हमारे समाज के नेतृत्व करता लोग, हमारे समाज के साधु संत, नर और नारी, बच्चे, क्या आपको बताएं उस दौरान क्या हुआ? कोई पीछे रहा क्या? मां अमृता देवी के नेतृत्व में जो घटना हुई है, विश्व को झकझोर करने वाली। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि उस दौरान उन्होंने जो आदेश को नहीं रोका, एक के बाद एक लोग वृक्ष से चिपके खेजड़ी से, ठीक है ना, और 363 लोगों ने कुर्बानी दी। कतारबद्ध लोग हो गए थे, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या पुरुष, क्या महिला। वो घटनाएं पुनरावृत्ति हो सकती है वापस यहाँ पर? 1000 रुपए में खेजड़ी, क्या अमृता देवी की शहादत 1000 रुपए में सरकार नीलाम करना चाहती? 363 लोग, वीरांगना और वीरों की ये भूमि 1000 में बिक जाएगी क्या? फिर हम लोगों का खून नहीं खोलता है क्या? हम उन्हीं के तो वंशज है भाई, कैसा करेंगे सरकार? मैं कहता हूं स्पष्ट, सरकार अगर ये करती है तो फिर देर किस बात की है? लोग यहाँ नहीं है, केवल विष्णु समाज नहीं, आज तो तमाम जो लोग पर्यावरण में आस्था रखने वाले लोग, हमारा सेवक में पूरा भरोसा है। केवल ऑक्सीजन एक ही जाति के लोग नहीं लेते, केवल पर्यावरण के जो कंपोनेंट घटक है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, सबके लिए ऐसी। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार उसके लिए तैयार है। उस समय फिर राजा ने आदेश, उस समय तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, राजा ने आदेश को विड्रॉल कैसे कर लिया था? कुल्हाड़ियां लाल हो गई थी और रक्त तलाई जैसी भूमि वहां हो गई थी, ठीक है ना, और शहादत के जो सब है ना ढेर उनके बिछ चुके थे वहां पर। तब लोगों उनका हृदय पसीजा और कांप कर उन्होंने उसे विड्रॉल किया। सरकार नहीं कांपेगी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगी। हम 1000 रुपए में खेजड़ी और मां अमृता देवी की जो शहादत है उसको कतई बाहर नहीं आने देंगे। हजारों लाशें बिछ जाएगी और जितना बड़ा विरोध होगा, मैं कहूंगा 363 के साथ कितनी संख्या हो सकती है इसका कोई पैमाना नहीं होगा। सरकार तो समझ ले तो बढ़िया है, नहीं समझे तो भुगतने के लिए तैयार है। ये हमारा सीधा चैलेंज है गवर्नमेंट को। सर, आपके विरोध को देखते हुए, समाज के युवाओं का विरोध को देखते हुए हमें इस बात का तो पक्का हो गया है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन 3 दिसंबर के कानून के बाद एक परिभाषा और भी आई है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, अरावली की परिभाषा। सरकार इन निर्णय के ऊपर निर्णय लेने जा रही है कि 100 मीटर से कम जो भी अरावली का क्षेत्र है वो अरावली के अंतर्गत नहीं आता है। तो आखिर इसके बाद वो कानून और नया कानून, इनसे कैसे निपटेंगे? बड़ी एक चिंता का विषय है। मुझे तो ये लग रहा है कि पर्यावरण प्रेमी लोग सड़कों पर है, ठीक है ना। साहित्यकार चुप क्यों है? मीडिया क्यों चुप है? इस देश के लिए समस्या। आजादी के दौरान अगर साहित्यकारों की कलमें नहीं चलती, मीडिया के लोग नहीं बोलते, तो आजादी नहीं मिलती हम लोगों को। और आजाद भारत के अंदर गुलामी के जो कानून बन रहे हैं, हमारे भविष्य को हम गर्त में खुद ही शिकंजे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिसी बनाता कौन है? ब्यूरोक्रेसी के लोग बनाते हैं या फिर डेमोक्रेसी से गए हुए लोग बनाते हैं? इस देश के लिए चुनौती और चिंतनीय विषय है। मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी राजनीतिक में, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग रहेंगे और जो ज्यादा होगा इस देश में शासन करेगा। चिंता इस बात की है कि आप जन कल्याणकारी योजनाएं बनाओ। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आपने देखा होगा इस अरावली भले ही मानसूनी हवाओं के समानांतर है, मानसूनी हवाओं को रोक तो नहीं पा रही है, लेकिन हिमालय से टकराने के बाद जो बारिश जब होती है ना, वो बारिश सब सारी जितनी नदियां निकलती राजस्थान के अंदर अरावली से निकलती है, हमारे आसपास की, जब अरावली से जो निकलती है तो यहाँ खेती, कुओं का पानी ऊपर होना, ये सब सारा कैसे हो रहा है? ये इस अरावली के कारण हो रहा है। कितने जीव जंतु मूक प्राणी जो इस पर है, अगर आप अरावली को समाप्त कर दो, ये जंगल कहाँ चला जाएगा? खत्म हो जाएगा जंगल। आपको क्या चाहिए भूगर्भ में? मैं एक बात बताता हूँ, हिमालय के अंदर मैंने एक लेख पढ़ा कि हिमालय में
अगर हिमालय के अंदर भूगोल वेताताओं का मानना है कि उसके गर्भ में बहुत सारी खनिज संपदा है, जी। ठीक है। अगर आप उसको निकालो तो आप धनवान हो जाओगे। अब यही बात होती है अरावली पे। अरावली कर आप खोदो तो उसके नीचे उसके गर्भ में बहुत सारे आपको धातु वगैरह मिल जाते हैं। क्या आपके आर्थिक संकट हो जाए तो आप फिर अपनी मम्मी, अपनी बीबी, परिजनों के गहने हैं वो बेच के आ जाओगे 2 मिनट नहीं, में? कभी। या आपकी विरासत में मिली हुई पूंजी को आप बेच दोगे क्या? तो तो फिर ये आदेश आदेश आ जाए। इससे पहले भी हम 70 साल से देश में हुकूमती सत्ता चल रही है। क्या पहले उन लोगों ने अरावली पर कोई फैसला नहीं ली? आज क्या जरूरत पड़ी कि आप इस तरह से अरावली को काटने को, उससे 100 मीटर की परमिशन दे रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? आप कोर्ट का हवाला दे रहे हो। कोर्ट के अंदर आप रिपोर्ट कैसी पेश कर रहे हैं? कोर्ट तो फाइलों पर जजमेंट जी। करता है ना। आप सरकार को चाहिए कि आपने जो कमेटी बनाई है उसमें क्या वो उद्योगपतियों से मिले हुए तो नहीं है? ये भी तो देखने का विषय है ना। अगर ऐसे लोगों से आप मिलकर के प्लान बना दो और फिर कोर्ट में आप अपना हल्फनामा दे दो और कोर्ट को भ्रमित करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो और पैरोकारी ना हो तो कोर्ट तो उस रिपोर्ट पर जजमेंट देगा। अरावली के लिए, अरावली राजस्थान, गुजरात से जी। 4 स्टेट तक हमारे जाती थे, दिल्ली तक है, ठीक है ना। और यहाँ अगर आप काट दोगे तो ये जो डेजर्ट है आपका, ये जो यहाँ अरब सागर से हवा आ रही है, तेज आपको गर्मियों में हवाएं जो उड़ करके जाती है, अरावली बिल्कुल समानांतर है। अब टकराने के बाद में जो डस्ट है वो आगे नहीं बढ़ती है। जी। ये साफ मान लो, किसी भूगोल के जानकार से पूछ लो, अगर ये अरावली ना होती तो क्या होता? ये होता कि उस पार भी लू के थपेड़े जाते और डेजर्ट दिल्ली मरुस्थल तक जाता। जाते, मरुस्थल आपका आगे बढ़ जाता और राजस्थान है ना, राजस्थान ये पूरा आपका रेगिस्तान हो जाता। तो इसको इसका इस तरह से आप आदेश दे रहे हो। और फिर उसकी आगोश में रहने वाले कितने विचार, आप जाओ ना, हमेशा पढ़ते हो यहाँ यहाँ हमारे सुमेरपुर तक, उदयपुर की पहाड़ियों में कितनी जीवों की प्रजातियां आपको जी। देखने को मिल रही है। अगर सपाट सा ये हो जाएगा, प्रजातियां कहाँ जाएगी? जी, तो हमें खत्म केवल एक मनुष्य बुद्धिमानी है, इसलिए वो प्रकृति भले काम करे, लेकिन शासन करे और किसी बाकी प्राणियों को प्रभावित करे, ये हमारी निशानी नहीं है। इस धरती पर रहने का अधिकार प्रकृति ने तमाम जीव जंतुओं को दिया है और उसका अधिकार अगर हम खत्म कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो क्रूरता की श्रेणी में आता है और सरकार को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अब अरावली का मसला हो चाहे खेजड़ी का मसला हो, ये सारे घटक जो है ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण को लेकर पर्यावरण की आप पॉलिसी बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, 1000 रुपए वाली खेजड़ी की जो बात आई थी, जी। यहाँ एक पौधा हम लगाते हैं, उस पौधे पर जो जाली बनती है उसकी कीमत भी 1000 से अधिक रुपए होती है। जी। 1000 में जाली भी नहीं बनती। एक फिर उस पौधा को लगाओ, उसे संरक्षण दो, उसकी परवरिश करो और पौधा जब बड़ा होता है तो कितने रुपए में होता है? क्या उसकी कीमत 1000 आपने तय कर दी? कितना मुश्किल से लगता है वो, अमूल्य है वो। अमूल्य है। तो फिर अरावली जैसी हमारी धरोहर है, उसमें सघन है, वन जो है बहुत अधिक मात्रा में तरह तरह के प्रजाति के हैं। कितनी शुद्ध हवा, कितना तापमान कम, ठीक है ना। बारिश में भी वो एक तरीके से सपोर्टेड, लू के थपेड़ों को रोकना, रेगिस्तान को रोकना। तो फिर हमें क्या जरूरत है? पिंडवाड़ा से उदयपुर जब सड़क बना ना तो एक रिपोर्ट आई थी कि इस डिस्टेंस के अंदर दुनिया का ये सबसे महंगा मार्ग बना, लेकिन एक आवश्यकता थी उस सड़क को चौड़ा करने के लिए। तो आप देखिएगा कि एक सड़क को काटने के लिए अरावली को क्रॉस काटा गया तो कितना खर्चा आया। अब अगर आप अरावली को 100 मीटर तक काटते हैं तो आप अरबों रुपए श्वा करके और एक महत्वपूर्ण जो पर्यावरण और प्रकृति को बैलेंस रखने वाले पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला को खोते हैं। तो मैं समझता हूँ अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारते। जी सर, सरकार निर्णय ले रही है या फिर सरकार कोर्ट को गलत रिपोर्ट पेश कर रही है, विरोध हो रहा है, पूर्वी राजस्थान में भी हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान भी हो रहा है, लेकिन एक ये भी मानना है कि अगर अरावली नष्ट होती है या फिर अरावली का जो 100 मीटर का एरिया खत्म होता है तो पश्चिमी राजस्थान से ज्यादा इफेक्ट पूर्वी राजस्थान में पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ही इतना विरोध क्यों? बाकी के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में विरोध और पूर्वी में ऐसा नहीं है, विरोध दोनों जगह से है। पूर्वी राजस्थान में और भी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, तो सीधा। लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान, नदियां सारी हमारी तरफ आ रही है जी। ठीक है ना, अरावली की सारी नदियां हमारी तरफ आ रही है। इसलिए हम लोग दूसरा, अब जैसे बिश्नोई समाज की हम बात करें तो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं और मूल रूप से पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक स्नेह और मोह रखने वाला समाज है। तो इन्होंने पहल करी है, आवाज उठाया। लेकिन अरावली के संबंध में आप देखिए सोशल मीडिया पर भी राजस्थान के कोने कोने से आवाज आ रही है और अगर आवाज मौन है तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर पॉलिसी बनाता कौन है?
ये चिंता वाला विषय है। तो मौन तो अगर कोई एक व्यक्ति नहीं भी बोलता है, लेकिन सजग व्यक्ति का धर्म और फर्ज बनता है कि वो आवाज उठाएं, परवाह नहीं करें कि कारवा कितना लंबा चलेगा। हम लोग कारवा की परवाह नहीं करेंगे, आवाज को दबने कतई नहीं देंगे। सर, हमारा ये एपिसोड हर बार एजुकेशनल रिलेटेड रहता है, कभी हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करते, लेकिन आज एक स्टेटमेंट है सीएम साहब का जो कह रहे हैं अरावली कतई खत्म नहीं होगी। उसी तरफ कोर्ट का निर्णय भी है, तो आखिर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या कहता है आखिर? देखिए, सीएम साहब ने क्या कहा कि मैं खत्म नहीं होने देंगे। हाँ, या खत्म नहीं होगी, अरावली खत्म नहीं होगी, अरावली अगर सुरक्षित। कटाई होगी तो खत्म हो जाएगी, कटाई होगी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये संसाधन है जिसकी अपनी सीमितता, अपनी लिमिटेशन है। ठीक है ना। अगर जो लिमिटेशन है उसको आप तोड़ना शुरू करेंगे तो उसकी अपनी एक पराकाष्ठा होती है, वहां तक आप पहुंच जाएगी तो खत्म होना तय बात है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी शुरुआत भी नहीं होने दें जी, शुरुआत भी नहीं होने दें। जब शुरुआत होगी तो उसका अंत होना ही है, इसलिए शुरुआत कतई नहीं होने दें। अरावली के साथ छेड़छाड़ करना मतलब ये है कि मानव जीवन और अन्य प्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना है। सरकार को वृद्ध पैमाने पर सोचना चाहिए। अगर आपने किसी कमेटी को अपॉइंट किया हो पहले और उसने अगर रिपोर्ट करी है तो उसे संशय की सूची में डाल करके एक उससे डिस्चार्ज करें और दूसरी कमेटी है वो अपॉइंट करें। और पर्यावरण के प्रति बहुत सारे लोग हैं, आप सन्यासी लोगों में, हमारे संतों को शामिल करो ना, जी, साहित्यकार लोगों को शामिल करो। हाँ, संतों कमेटी को में क्या है, जो परमार्थ दूसरों के लिए जीते हैं उन लोगों को ले लो ना। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे आपके अवार्ड ले चुके लोग हैं, उनको शामिल कर दो। ऐसे लोग जिनका स्वार्थ रहता हो, आपको लगता है कि वो किसी इंडस्ट्रीज वाले लोगों से मिल गए, कॉर्पोरेट लोगों से मिल गए हो या उन पर सवाल खड़े हो, तो चेंज कर दीजिए, कहाँ दिक्कत है। और व्यवस्थित रिपोर्ट बना करके आप कोर्ट में रखो। मैं आपके सामने कहता हूं कि कोर्ट वापस कहेगा ये फैसला बिल्कुल गलत है, और ये तय बात है। कोर्ट हमेशा कभी ये प्रैक्टिकली उस लोकेशन पर तो जाता नहीं, जी, कागज वहां तक आते हैं, आंकड़े आते हैं और आंकड़ों पर विचार विमर्श होता है। सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है सबसे अधिक, और गवर्नमेंट को चाहिए, पर्यावरण मंत्रालय को चाहिए, सरकार के मुखिया को चाहिए कि उस पर विचार करे कि आप जन कल्याण के कितने काम कर रहे हैं। जब विरोध हो रहा है, आप देखिएगा 48 घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर देखो तो हर एक ने अपनी स्टोरी लगाए, जी, हर एक ने स्टेटस लगाए, हर एक कवियों की कलम से लिखा जा रहा है उसका विरोध में, कविताएं लिखी जा रही है, लोग कविताएं पढ़ रहे हैं उस पर। ठीक है ना। आपको व्यंग्य के शब्द सुनने को मिल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश के अंदर अगर जब कलम आपके विरुद्ध जाती है, जुबान आपको कुछ अलग शब्दों में बयां करती है, मैं समझता हूँ कि वहाँ अराजकता है। और ऐसी अराजकता के दौर में राजा, मुखिया, शासक का फर्ज बनता है कि वो चिंतनशील हो और अपनी जो भीतरी रिपोर्ट है स्टेट की हो, चाहे वो राष्ट्र की हो, क्षेत्र की हो, वो प्राप्त करे। क्या वो जन कल्याण के मुद्दों से भटक रहे हैं तो पुनः आए, अगर नहीं आए तो फिर अराजकता के माहौल में जब से सभ्य समाज बना है क्या रहा? विरोध रहा है, जी। और विरोध के नतीजे जब जनता सड़कों पर आती है तब उसके क्या परिणाम होते हैं सबके सामने। जब विकास भी जरूरी है और विनाश भी नहीं होना चाहिए, सरकार को भी सौर ऊर्जा या कंपनियों को भी सौर ऊर्जा स्टेब्लिश करनी है, खेजड़ी भी नहीं कटनी चाहिए, और उन क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए जहां खेजड़ी ज्यादा है। तो वहां और क्या ऑप्शन हो सकते हैं सौर ऊर्जा के लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको कि आप ये जो जमीन कंपनियों को आपने दी है, जी, जमीन लीज पर दी है। जी, आप जमीन जो भूमि धारक है उन लोगों को पैसा देंगे एज ए किराए पे लिए, हाँ, तो उसकी आप कैलकुलेशन कर दो। मकान जैसे कॉमर्शियल आपके व्यावसायिक जो संस्थानें हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स और भी जो भवन वगैरह हैं, उनको आप सब्सिडी नहीं देते। मेरा ये मानना है कि हर एक के ऊपर टेरेस छत तो है ही है, जी, पर वो 4 मंजिला 5 मंजिला छत तो होना तय है। उस छत पर आप छूट दे दो ना उस किराए वाली। बहुत ऐसे भवन है, आप सरकारी संस्थानों की बात करें, जैसे स्कूल है, गाँव में स्कूल बनी, कितनी जमीन है, बहुत ज्यादा बहुत जमीन है। है, उसकी छत पर लगाओ। शहर के अंदर आपको कितने सारे सरकारी गैर सरकारी अस्पताल, संस्थाएं, स्कूलें मिलेगी आपको, उनकी छत कितनी बड़ी है। उन छतों पर आप लोगों ने छूट दे दो थोड़ा सा। आप वहाँ उन्हें सब्सिडी नहीं देते तो उस किराएदार को किराया देते हो, किराया ब्रेक कर दें और उनको थोड़ी छूट दे दें। मैं बताता हूँ हर छत पर आपके सोलर सिस्टम लगेंगे और वापस उन सिस्टम को जोड़ दो। और सर्किट तो पहले से बने हुए हैं। जी, शहरी क्षेत्र में तो जहाँ भवन बने वहां तक लाइट आ ही रही, इनपुट तो ही है, तो फिर आउटपुट वो जोड़ देंगे, स्वतः ही है। तो ये प्लेटें वहां भी अरेंज हो सकती है, नगरों में, महानगरों में, कस्बों में, गाँवों में। आज हर खेत में,
हर छोटे कस्बे के अंदर जीएसएस बने हुए हैं और वहां पर भवन बने हुए हैं, उनकी छतों पर आप लगा सकते हैं और उन्हें छूट देते हैं। स्कीम आप कहीं पर भी रास्ता बना दें, नदी है ना नदी, पानी जब बहाव होता है ना तो वो भी रास्ता ढूंढ लेती। प्रकृति ने सभी को विकल्प दिए, ऑप्शन दिए, सभी को दिए। तो मनुष्य तो सबसे विवेक वाला प्राणी है, बुद्धि उसके हाथ है, तो रास्ता वो निकाल ही सकता है। अगर आप इस तरीके से नहीं, वृक्षों को काट कर ये करेंगे तो वो तो विनाश की श्रेणी में आता है। सर विनाश ये भी है, और एक शायद यह आम बात किसी को पता नहीं होगी, सौर ऊर्जा के जो टेंडर लग रहे हैं वो लगा तो कंपनियां रही है, लेकिन उनका एमओयू बड़े बड़े जो संस्थान है जो बड़े बड़े शहरों में उनके साथ हो रहा है। वो यहाँ बिजली उत्पादन कर रही है, जैसे 3-4 रुपए प्रति यूनिट किसान को दे रही है, वहां 5-6 रुपए प्रति यूनिट उन इंडस्ट्रीज वालों को दे रही है। यूज वो ले रहे हैं, खपत यहाँ हो रही है, यहाँ का तापमान बढ़ाया जा रहा है। तो उन बड़े लोगों के लिए यहाँ की जो छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं, वहां की परिस्थिति जो अनियमितता फैलाना कहाँ तक सही है? हाँ तो है ही ना, ये भाई सीधी सी बात है। आप उत्पादन यहाँ से कर रहे हैं, फिर बात तो वही होगी उस दौरान जब हम लोग आजाद नहीं थे, कच्चा माल यहाँ से ले जा रहे थे और ब्रिटेन में तैयार करके वापस भारतीय बाजारों में उच्च कीमत, फिर क्या फर्क रहा आपका? आप अमीर और गरीबों के खाई को कैसे बिठाओगे? बात तो वही होगी ना। यही तो आपकी आर्थिक गणना और आपकी अर्थशास्त्र का जो सिस्टम है उसे ही तो चैलेंज कर रहा है ना। सवाल, चलिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में लगा रहे हैं उन्हें तो छूट देनी ही चाहिए। पहले रेलवे क्या करता था, जब ट्रैक रेलवे पटरी बिछाई जाती थी तो उस जिसके खेत खराब होता उसको मुआवजा भी देते, लेकिन उसके परिवार की एक नौकरी देता रेलवे। कितनी बढ़िया स्कीम थी, ताकि वो आदमी काम करे और उसका जो घर परिवार है वो मजबूत हो जाए आर्थिक लिहाज से। तो आप सोलर सिस्टम लगाओ ना, तो वहां उनको फ्री में दो, और वो वृक्ष नहीं कटाए तो बीच में लगाओ, फिर वो मकान बना सकता है उसकी छत पे लगाओ। ये जो संस्था ने मैंने आपसे कहा उनकी प्लेटें वहां लगा दो। अब आपने इसका अंधाधुन कटाई और अंधाधुन उसका व्यापार, पैसा पैसा ये शुरू कर लिया है, तो फिर ये आत्मघाती है। और आत्मघाती के तो फिर किस शब्दों में बयां करें, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे मैं तो ये कह रहा हूँ पर्यावरण के साथ धोखा हो रहा है, आम जनता के साथ तो हो ही रहा है, और लगभग ब्यूरोक्रेसी के साथ ही धोखा ही हो रहा है, लेकिन उन्हें समझने में टाइम लगेगा। विरोध भी हो रहा है। एक संदेश उन युवाओं के लिए जो अभी तक इस दुविधा से सचेत नहीं है, भविष्य में इसका क्या होगा? युवा सारे समझदार हैं। ये जब जो आंदोलन और आक्रोश, जो आंदोलन बदल रहा है ना, इसके प्रेरणाता युवा ही है जी। समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। युवा तो अभी काबू में है, ठीक है ना, और सरकार उसे बेकाबू करने की कोशिश कर रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो बेकाबू हो गया ना तो फिर आपका पर्यावरण तो बात की बात है, आपका जो सिस्टम है ये दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। चाहे सरकार, आप तो उत्पादन बढ़ाओ, पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसके दूरगामी परिणाम और प्रेजेंट की स्थितियां भी जनहित में हो, पर्यावरण के हित में हो, हम सभी के लिए हितकारी हो, ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है। भगवान जाम्बू ने आज से कितने साल पहले, 600 साल पहले सिर्फ 29 नियम जो बताए, विज्ञान ने, दूरदर्शी लोगों ने, चिकित्सकों ने, सब ने उसको सराहा है कि हर एक, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि पर्यावरण में हमारे जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी लाइन में सिर साटे रूह करे तो भी सस्त हो जान। अगर आप बलिदान देते हैं उसके बाद भी वृक्ष रह जाता तो भी सस्ता है, इसका मतलब वृक्ष की क्या वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है कि नहीं? तो फिर ये समझने की जरूरत है, जब हमारे भगवान, लोक देवता इतनी गहरी बात आज से 600 साल पहले कह के गया, तो इस पर आप चिंतन करिए। अगर आप चिंतन करेंगे तो सृष्टि को बचाएंगे। मुद्दा चाहे खेजड़ी का हो, मुद्दा चाहे पर्यावरण का हो, मुद्दा चाहे दिल्ली के जहरीले धुएं का हो, मुद्दा चाहे अरावली का हो। सरकार स्कूलों में जुलाई आती है ना, तब उस दौरान कहती है एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहती है, और उसके नाम लगाइए, बहुत अच्छा कदम है, कोई दिक्कत नहीं, एक पेड़ माँ के नाम। और सच है कि माँ का जो दर्जा हमारी जो संस्कृति में है वही पेड़ का है, पेड़ भी वही देता जितना मान दिए। तो अब आप उधर इतना दर्जा देने के बाद उसकी कीमत 1000 रुपए है। कोई ये कह सकता है कि मेरी माँ की वैल्यू 1000 रुपए है? कोई नहीं कह सकता। कितना मार्मिक पहलू है। तो फिर उस पर आप इतना प्रचार प्रसार पर भी खर्चा कर रहे हैं, मीटिंगें आयोजित करते हैं, रैलियां आप करते हैं, पर्यावरण के नाम पर करते नहीं करते हैं? और उसके बाद कितना बोर्ड बना हुआ, खर्चा वगैरह सारा कुछ देख ले। और आप देखिए गाड़ी की पीयूसी, पोल्यूशन जो अंडर कंट्रोल है,
ये पीयूसी आपका फेल बताता है तो आपका लाइसेंस, आपकी आरसी रिजेक्ट कर दी जाती है। जी। मतलब पर्यावरण को लेकर हम, हमारी सरकार है और पूरा विश्व पटल कितना चिंतित है होना चाहिए। उस चिंता को आपने हाशिए पे रख दिया और 1000 रुपये में वृक्ष काटो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब छूट दे दी एक प्रकार से। ठीक, और उसके बाद आपका जो महाअभियान है उसका क्या हुआ? खोखला हो गया। ये बहुत ज्यादा गलत है। एक दूसरी तरफ से हम यह चर्चा भी करते आए हैं कि समाज हर बार किसी न किसी मुद्दे पर, चाहे पर्यावरण हो, वन्य जीव जंतु हो, धरना करता है। और अंतिम जब अग्रणी पंक्ति है, मैं उनका विरोध तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन युवाओं को छोड़ के जो अग्रणी पंक्ति में होते हैं वो सरकार से या फिर विपक्ष से, जो भी सामने हो, उनसे सांठगांठ कर लेता है। युवा उससे पूछा भी नहीं जाता है। वो भी हमें महापंचायत में विरोध देखने को मिला कि युवा कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़कर उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप उन्हें खत्म करने पे तुले हो, या फिर आप अपने निजी फायदों के लिए उससे खत्म कर देते हो। देखिए, ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व लंबे समय तक नहीं टिकता। जी। जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखे, ठीक है ना, उनके हाथों में जो नेतृत्व पारदर्शी हो और जिस मुद्दे को लेकर के वो लीड कर रहे हैं, अंततः उस मुद्दे पर रहेंगे, उन्हीं के हाथों में नेतृत्व रहेगा। कुछ समय के लिए बदला करके वो नेतृत्व ले सकते हैं, छीन सकते हैं। सब लोग समझदार हैं और स्वार्थ के लिए तो अगर किसी का प्रोजेक्ट प्रभावित होता है तो वो लालच देगा। स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लालच में जो लोग आएंगे वो नेतृत्व नहीं कर सकते, वो समाज को दिशा नहीं दे सकते, वो प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते, वो युवाओं के अगुवा नहीं बन सकते और उन्हें विरोध झेलना ही पड़ेगा। और युवा भी आज समझदार है, वो जब ही सपोर्ट करेगा जब आपकी बात में दम हो। और ये जो मुद्दे हैं ना, ये दम वाले मुद्दे हैं। संत लोग हमारे साथ में, कभी भी लोग समझौता नहीं करते। महिला पुरुष नर नारियां बहन बेटियां सब साथ में हैं। ये धार्मिक भी है, वैज्ञानिक भी मुद्दा है, पर्यावरण से रिलेटेड भी है और भावनाओं से भरा हुआ मुद्दा है। और इस देश के अंदर जब ये मुद्दे सब शामिल हो जाते हैं तब कोई व्यक्ति समझौता नहीं कर सकता। सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा और अगर नहीं गिरेगी तब विरोध बरकरार रहेगा। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप लोग, अगर ऐसी कोई महापंचायत होती है, भाग लेना चाहिए। महापंचायत को एक व्यक्ति नहीं बुलाता, हम उस मुद्दे पर पूरा इकट्ठा होकर महापंचायत का रूप देते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं बुलाता। और एक व्यक्ति के कमजोर होने से फिर वो कोई कहते हैं ना कि भाई एक बागवान कमजोर हो जाए तो पूरा उपवन नहीं जला करता, तो बगीचा उससे प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति दो व्यक्ति अगर महापंचायत को बरगला ले, आंदोलन फेल नहीं होता, उसका नेतृत्व हटा दिया जाएगा। आंदोलन तो उसी राह में चलेगा जब तक हम लोग जिस बात को लेकर के प्रयासरत है, संघर्षरत है, वो हमें सफलता नहीं मिलती। आपने एक बात कही थी कि धरना क्या, धरना महापंचायत ये विरोध है। जी। एक व्यक्ति अगर कोई बोलता है ना तो पूरे आवाम को, माहौल को ये लगता है कि उसका निजी स्वार्थ होगा। जब जन जन की आवाज होती है, हर एक की जुबान जब बोलती है, तब वो दर्द बाहर आता है और वो दर्द है वो सामाजिक सरोकार में बदल जाता है। और जब वो दर्द सामाजिक बन जाता है तो मैं समझता हूँ फिर किसी एक का दर्द नहीं होता और उसे मानना ही होता है। और अगर नहीं मान सकता तो वो सरकारें टिक नहीं सकती, लंबी चल नहीं सकती। और इस देश के अंदर चूंकि लोकतंत्र है, ज़्यादा लोगों का फैसला ही काम आएगा, चाहे वो महापंचायत हो और चाहे सरकार को बनाने में हो या फिर निर्णय की पालना में। जी सर, वैसे मुद्दे तो हमारे पास अनेकों अनेक है, चाहे खेजड़ी से रिलेटेड हो, अरावली से, उसके अलावा सामाजिक रिलेटेड भी काफी मुद्दे हैं। लेकिन जो जमलक मुद्दा है, सरकार जिसके पक्ष में है और जन जिसके विपक्ष में है, उस मुद्दे पर हमने आज चर्चा भी की। एक अंतिम सवाल के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करना चाहेंगे कि अगर सरकार इस मुद्दे पे कोई निर्णय नहीं लेती है, महापंचायतें हो रही है, लेकिन एक प्रत्येक क्षेत्र से किस तरीके से विरोध होना चाहिए ताकि यह हमारी आवाज है, जयपुर और दिल्ली जो एससी में बैठे ब्यूरोक्रेसी है, उन तक पहुंचे। पूरे देश के अंदर कैसी भी आवाज, मुद्दा, बिंदु हो 72 घंटे में चला जाता है। सोशल मीडिया एक जमाना है। एक सर्वे में पाया गया 72 घंटे तक हर सिविलियंस के पास बात चली जाती है। तो सरकार के पास तो चली जाती है, अगर सरकार सेंसिटिव है तो 72 मिनट भी नहीं लगते। जी। ठीक है ना, संवेदनशील सरकार हो, सरकार तक तो बात चली ही गई है, मान के चलो। 2-3 बातें मैं आपसे कहता हूँ। इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर या एक सभ्य समाज के अंदर लेखकों का, कवियों का, साहित्यकारों का, मीडिया कर्मियों की बड़ी भूमिका है। उन्हें भी इस बात को लेकर के प्रिंट मीडिया को आलेख छपाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक स्टोरी लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पर ये
जो लोग चिंतनशील है, पर्यावरण प्रेमी है, विचारक थिंकर्स जो लोग हैं, उन्हें अपना इंटरव्यू देना चाहिए, ताकि बात हर जी। एक व्यक्ति तक जाए और सरकार उस सोचने पर मजबूर हो जाए। अब जब मीडिया चुप हो, चाहे वो प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, या फिर लेखक कवि उस पर कुछ नहीं बोलना चाहे, तो फिर क्या होगा? फिर आप दबी जुबान के अंदर दो चार व्यक्ति भले ही संघर्ष करो। जी। ये आप सड़कों पर इकट्ठा हो, वो अपनी एक आवाज है। एक कलम प्रिंट होकर के बाहर आती है, वो भी अपनी एक आवाज है। तो तमाम जो ऐसे लोग हैं, जो इस लोकतंत्र की खूबी भी है, वे लोग अपनी इस देश में जो परंपराएं रही है उसे फॉलो करेंगे, तो मैं समझता हूँ ताकत मिलेगी। वरना वो दिल्ली में ज्यादा बैठे लोग हैं, एक ही वही का शिकार वो लोग हो जी। रहे हैं। जहरीला धुआं शरीर में उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, सामना उनको करना पड़ रहा है। ये कृत्रिम वर्षा के लिए वो लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ बीच में एक आपको पराली वाला लगा जी। हरियाणा के अंदर जल रही है, और उसकी जो राख, उसका जो धुआं है वो दिल्ली में गिर रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो होंगे, आप देश के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। अब देखिए एक इसमें जोड़ते हैं बात, जैसे हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, गंगा वगैरह, उसकी सफाई के अभियान को लेकर है। जी। आपने अभियान चलाया, स्वागत करते हैं, बढ़िया है। लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो कूड़ा करकट उसके साथ जाएगा, तो जा रहा है तो मलिनता जा रही है। जहाँ जिनको हम माँ का दर्जा दे रहे हैं, देवी का दर्जा दे रहे हैं, वो अगर हमारी नदियाँ रिवर्स मलिन हो रही है, तो ये क्या, ये सब सारे पर्यावरण को बढ़ाने वाली, जो पर्यावरण को स्थिर रखने वाली, सकारात्मकता पैदा करने वाले ये घटक, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, हमारे जो मूक प्राणी, ये सारे पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए हैं। इस जी। प्रकृति ने पूरे बैलेंस के साथ उन्हें स्थापित किया। तो ये सारी चीजें क्या होगी अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, तो फिर क्या है, एक के बाद एक के बाद। अब सब एक की कुछ भाई खत्म 500 तक है, उसके बाद चला जाएगा। बारिश में पहले बार कितना कार्बन गिरता है, पूरे आसमान के अंदर धुआं रहता है, कार्बन आज ऊपर जा रहा है, पराली का पाउडर ऊपर जा रहा है, और उसके बाद बारिश होती है, बारिश के अंदर आप देखिएगा वही पानी रिवर में जाता है, नदी में, वही समुद्र में जाता है, समुद्र में बेचारी मछलियां मरती है। ये क्या हो रहा है? ये पोल्यूशन का ही है। तो ये फिर मैं समझता हूँ इसके लिए आप स्कूली जो शिक्षा है उसमें पाठ्यक्रम में ऐसी बातों को आप शामिल करिए, बच्चों में भी ऐसी सोच बनती है। हर एक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, स्टूडेंट इस समझ के साथ बड़ा होगा, तो वो ये चाहे प्लास्टिक का यूजेज का इश्यू हो, या फिर जिन जिन से पोल्यूशन बढ़ता है उससे वो दूर रहने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके प्रति समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तमाम जो जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, तो फिर बंद कमरे एसी वाले, जैसे आपने कहा, वहां से प्लान बन जाए, उद्योगपति मिल जाए, और इस तरीके से आप कटाई करके वृक्षों की, और फिर आप ऐसा देश के अंदर एजेंसियों के थ्रू ये प्लेटें लगा करके, सिस्टम लगा करके, और अपना काम करते रहेंगे, तो फिर मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग अपनी पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, और ऐसा चलाते रहोगे तो आप खुद के लिए गलत है। लेकिन पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, और आपने राजस्थान के अंदर ऐसा किया है, राजस्थान के लोग, पश्चिमी राजस्थान के लोग कतई चुप नहीं रहेंगे, और ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात को सिरे से खारिज करने के लिए अंतिम समय तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, अंतिम तो हम मान सकते हैं, संघर्ष भी हो रहा है, और हमने पिछला सवाल भी अंतिम लिया था, लेकिन आपके हर जवाब के साथ हमें एक सवाल मिल रहा है। आपने बोला कि हर व्यक्ति को, हर लेखक को, या हर उस व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए जो वहां तक पहुंचेगी। लेकिन राजस्थान में वर्तमान में यह हो रहा है कि कुछ एक जनप्रतिनिधि, बिरबल जी बिश्नोई जैसे, उनको छोड़ के बाकी नेता हो, विधायक हो, एमएलए, एमपी, और जो छोटे कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि है, वो इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहे, न के बराबर है। आखिर क्यों? देखिए, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप जनता के लीडर, रन नहीं बनाएगा वो से स्ट्राइक नहीं मिलेगी। सही बात। जो लोग क्रीज पे लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे। नेतृत्व करता अगर पब्लिक के मुद्दों को युक्ति संगत पटल पर नहीं रखता है, तो मैं समझता हूँ उसका प्रभावी नेतृत्व नहीं है। और लीड करने वाले लोग जनता के मुद्दों को रखेंगे 100%। अगर नहीं रखेंगे तो ये कोई आरक्षण का सिस्टम नहीं है कि वो ही जनप्रतिनिधि है, वो इस बात को रख सकता है। ये तो जो बात रख सकता है समाज, क्षेत्र, सामुदायिक जीवन है, उसे नेतृत्व मिलेगा, उससे वो लोग लागू काम होगा। करेंगे और झगड़ेंगे। ये तो बरसों से होता आया है, ये कोई विरासत की नहीं है कि आप एक व्यक्ति करेगा तो वो ही कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। जो लोग थिंकर्स है, जिनके मन में दर्द है माहौल को लेकर, जनता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, ऐसे मुद्दों को लेकर के कि वो जनता के जीवन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर जिनके जहन में दर्द होगा, जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे, नेतृत्व तो उनके पास में रहेगा। और जो लोग चुप हैं वो फिर किनारे तक इंतजार करता रहेगा
क्योंकि बुराइयां अपने आप किनारे से दूर हो जाएगी। तो जो लोग बुराइयां पाल के बैठे हैं वो लोग स्वतः किनारे हो जाएंगे, और जो लोग नहीं है वो लंबे स्ट्राइक पर रहेंगे। ठीक है। जब एक पर्यावरण प्रेमी विरोध पर उतरता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो उसका सगा ही क्यों न हो। जब हमने इस मुद्दे पे बात की तो हमारे सामने एक जनप्रतिनिधि तो थे ही, लेकिन वो पर्यावरण प्रेमी थे। अंतिम रूप से तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उन पे आप खुले रूप से सरकार के सामने हो। दूसरी तरफ मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि इस विरोध में आप सम्मिलित हो, और अंतिम में सरकार से कहना चाहूंगा कि यह जो आपके कदम है आम जन के हित में नहीं है, तभी इतने विरोध हो रहे। आप इन पर पुनः समीक्षा करें और इन निर्णयों को वापस लें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आ रहे। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी।